हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका हमारा नाम है, चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आप लोगों ने आई होप मेरी पहली वीडियो देखी होगी और मैंने पहली वीडियो में चैप्टर आपकी जो बुक है बुक की, और हम आज से अपनी सीरीज़ 12th क्लास की जो हमारे जितने भी चैप्टर है उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग कंटिन्यू इसको देखते रहिए, हमारी वीडियो को प्यार देते रहिए। तो आज हम बात कर लेते हैं मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जिसमें हमें पहले क्या देखना है, मानव भूगोल के बारे में देखना है कि मानव भूगोल होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल जो होता है, मनुष्य से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है वो हमारी क्या है, मानव भूगोल में आती है। तो मानव भूगोल में क्या है, प्रकृति और मानव के बीच सह संबंध का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है, हमारा मानव भूगोल कहलाता है। तो इसमें हमारा दे रखा है कि भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। भूगोल का जो मुख्य सरोकार है, मानव भूगोल में क्या है, मुख्य सरोकार क्या है कि पृथ्वी को क्या है, मानव के घर के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। बेसिकली मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट वीडियो में यही बताया था कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में क्या क्या हमें अध्ययन करना है। तो इन्होंने भी क्या है, यही बातों को क्या है बताया है कि मानव भूगोल में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। तो उसके बारे में ही क्या है इन्होंने बेसिकली बताया है। तो नेक्स्ट जो हम करते हैं कि मानव को पोषित करना है, प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया। और उसमें क्या है, देवत्ववाद, भूगोल में क्या है, देवत्ववाद की विचारधारा आई। देवत्ववाद हम नीचे देखेंगे कि देवत्ववाद होता क्या है। और तर्क और वितर्क, बेसिकली देवत्ववाद में क्या है, तर्क और वितर्क के बारे में क्या है, अध्ययन किया जाता है। तो हम क्या है देख लेते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। बहुत सारे विद्वान, पहले हम क्या है परिभाषा देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि किसने क्या माना है भूगोल को। तो पहले प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। प्रकृति में क्या है, परिभाषा आती है, इंट्रोडक्शन आता है। तो प्रकृति की अगर बात की जाए तो हम परिभाषा को इसमें बेसिकली देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहले विद्वान जो हमारे आते हैं, रेटजेल आते हैं, उन्होंने क्या है मानव भूगोल की परिभाषा दी है। उन्होंने बोला है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इन्होंने क्या है, मानव भूगोल और मानव समाज, जो हमारा मानव समाज है, मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं, मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं, और धरातल मतलब जो हमारी पृथ्वी है, उसके बीच का क्या है, संश्लेषण, संबंधों का क्या है, अध्ययन करना, क्या कहलाता है, हमारा मानव भूगोल कहलाता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जितनी भी हम डेफिनेशन देखेंगे उनको आप तो ध्यान से देखिएगा कि किसने क्या बोला है। ये क्या है, एलन सी सैम्पल, ये क्या है, रेटजेल की ही शिष्य थी, और शिष्य थी तो विचारधारा भी क्या है, इन जैसी ही मिलेगी। तो इन्होंने क्या है, मानव भूगोल को डेफिनेशन एक जैसी ही है, बस क्या है शब्दों का हेर फेर किया गया है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील अध्ययन, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, देखो यहाँ पे इसने पृथ्वी बोला, यहाँ पे क्या है, धरातल बोला। क्रियाशील मानव समाज के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा मानव भूगोल कहलाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, रेटजेल की जो हमारी विचारधारा है उससे मेल खाती ही हमारी क्या है, सैंपल की विचारधारा है। फिर हमारे तीसरे भूगोलवेता आए जिन्होंने क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा दी, और इनकी परिभाषा भी ऐसी ही है। और विडाल डी ला ब्लांस क्या है, मानव भूगोल के जनक के रूप में भी क्या है, जाने जाते हैं। तो उन्होंने क्या है, जो हमारी मानव भूगोल की जो परिभाषा की अगर बात की जाए तो उन्होंने बोला है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम और उसमें रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका
मानव भूगोल कहलाता है। तो ये क्या है, विभिन्न विभिन्न भूगोलवेताओं ने क्या है मानव भूगोल की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है और इसी का क्या है हमें अध्ययन करना है। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो क्या है किसी विषय को अलग ही नज़रिए से देखते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो है पृथ्वी के रूप, तूफान की आग, नदी, जितनी भी भौतिक क्रियाएं पृथ्वी पर होती है उसके बारे में बता रखा। तूफान की आग, नदी मुख, ये आपके गिरवा, मृदा की परिच्छेदिका का जो वर्णन है वो किया जाता है और इसी प्रकार प्रदेश, गांव और नगर का जो वर्णन किया है वो क्या है जीवों के रूप में क्या है उन्होंने किया है। जीवों के रूप में क्या है इनका अध्ययन किया है। बेसिकली क्या है, जर्मन भूगोलवेताओं थे वो क्या थे, किसी भी प्रदेश को, गांव को, नगर को क्या है जीवित जीव की तरह देखते थे। उनका मानना था कि जो भी नगर है या गांव है या प्रदेश है वो क्या है एक जीव की तरह क्या है ग्रोथ करता है। पहले छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या धीरे धीरे ग्रोथ करता है, यंग होता है और फिर धीरे धीरे ओल्ड हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है उन्होंने माना था कि कोई भी प्रदेश होता है, कोई भी नगर होता है, कोई भी गाँव होता है, वो क्या है धीरे धीरे ग्रोथ करता है और एक बड़े वृत्त प्रदेश में क्या है, एक बड़े गाँव में या बड़े नगर में क्या है उसका निर्माण हो जाता है। और उन्होंने क्या है रेल मार्गों को, सड़कों को, जल मार्ग के जितना भी जाल है उसको क्या है परिसंचरण की धमनियाँ, खून की जैसे हमारी धमनियाँ होती है, उनको माना कि क्या जो छोटा बच्चा होता है धीरे धीरे क्या है उसकी ग्रोथ होती है। उसी तरीके से क्या उन्होंने इसको क्या है परिसंचरण की धमनियों के रूप में इन्होंने उनका जिक्र किया है कि जो जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो क्या है हमारी परिसंचरण की धमनियाँ होती है जो कि उस क्षेत्र का क्या है विकास करती है। तो वे जो हमारे जर्मन भूगोलवेता थे, रेटजेल क्या है हमारे जर्मन भूगोलवेता थे, बेसिकली वो क्या है किसी भी प्रदेश को जीव के रूप में क्या है मानते थे। ये क्वेश्चन आप लोगों का नेट में भी पूछा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति की। जो हमने ऊपर देखा है मानव भूगोल की जो हमारी प्रकृति है वही क्या है उसी को क्या है इसका निचोड़ दे रखा है जो मैंने आप लोगों को फ़िलहाल अभी बताया है। आप एक बार इसको क्या है रीड करके देख लेना, वही आप लोगों को मिलेगा। होती है एक तरफ क्या है दूसरी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, और दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा को मानने वाले क्या है विद्वान होते हैं। तो बेसिकली उसी के बारे में क्या है बताया गया है। और ये दो जो विचारधाराएं आई वो क्या है दैत्यवाद की विचारधारा आई। इसमें क्या है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब है कि जो मानव है वो क्या है प्रकृति का दास है। प्रकृति क्या है उससे कुछ भी करवा सकती है, उसको डरा सकती है। प्रकृतिवाद को जो मानने वाले हैं, जिसमें निश्चयवाद की जो विचारधारा आती है वो इसके अंदर आती है। पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा आती है। इसमें कहते हैं कि प्रकृति क्या है सर्वोपरि है, प्रकृति मनुष्य क्या है प्रकृति का दास है और उसको प्रकृति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर वो प्रकृति को ठेस पहुंचाता है तो प्रकृति कहीं ना कहीं उससे क्या है बदला लेती है और उसको उससे डरा कर रखती है। फिर हमारी जो दूसरी विचारधारा आई थी उसमें क्या था प्रकृति का मानवीकरण, जिसमें संभववाद की विचारधारा आई थी। संभववाद की विचारधारा में क्या था उन्होंने क्या था मनुष्य को सर्वोपरि माना था और प्रकृति को नगण्य माना था कि जो प्रकृति होती है वो मनुष्य के सामने कुछ नहीं होती। मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से बेसिकली अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से जो हमारा भौतिक पर्यावरण होता है उसके साथ क्या है इंटरेक्शन करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें क्या है चेंज करते हैं। उपकरणों के द्वारा तकनीकों की सहायता से क्या उत्पादन और उसका निर्माण करते हैं और क्या है उसमें क्या करते हैं कहीं ना कहीं चेंज करते हैं। तो उसका क्या है इसमें अध्ययन किया गया है। इसमें आप लोगों को बेसिकली यही बोला गया है कि कैसे कैसे मनुष्य ने प्रकृति को पराजित कर कर विजय हासिल की है, विजय पाने के योग्य बनाया है। कैसे उसने अपने दिमाग को अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रौद्योगिकी के द्वारा कैसे प्रकृति को हार्म किया है या प्रकृति को
नीचा दिखाया है उसके बारे में बता रखा है। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो आपकी पहली विचारधारा थी वो थी आपकी निश्चयवाद विचारधारा, पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा इसमें दे रखा है कि जो क्या है, जो प्रकृति है वो क्या है, सर्वोपरि है और मनुष्य उसका दास है। प्रकृति को सुनता है, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता है, उसकी पूजा करता है। तो पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में इसमें बता रखा है। अगर आप लोगों को अब भी समझ में नहीं आया है तो इन्होंने क्या है, मानव का प्रकृतिकरण बताया गया है कि कैसे जो है आदि मानव जो होते हैं वो कैसे कैसे हमारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं और कैसे वो प्रकृति के विनाश से डरते हैं और कैसे वो प्रकृति से बिल्कुल संपर्क में है कि जो हमारी प्रकृति है उससे क्या है, बिल्कुल अटैच है, उसके बिना नहीं रह सकते। तो उसके बारे में बड़ा ही अच्छा सुंदर एग्जाम्पल दे रखा है। तो आप एक बार इसको क्या है, रीड कर लेना। और फिर हमारी आती है दूसरी विचारधारा, आती है संभववाद की। संभववाद की जो हमारी विचारधारा थी, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या है, मनुष्य अपनी तकनीकी विकास से क्या करता है, प्रकृति को चेंज करता है। तो प्रकृति का मानवीकरण का मतलब हो जाता है, प्रकृतिकरण के मानवीकरण का जो मतलब है कि जो प्रकृति है वो तकनीकी, इसमें भी क्या है, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दे रखा है कि पोलर एरिया में एक लेडी रहती है और वो कैसे कृत्रिम क्या है, पोलर एरिया में क्या बेसिकली ठंड रहती है तो प्रचंड हवाएं और भारी हिम क्या है वहाँ पर पड़ती है और वहाँ पर जो महिलाएं हैं या पुरुष है वो क्या कर रहे हैं, उस टेम्परेचर्स के अलावा दूसरे टेम्परेचर में कैसे रह रहे हैं, कृत्रिम जिसे आर्टिफिशियल टेम्परेचर जिसे बोलते हैं। तो उस आधार पर क्या उसके बारे में उसने बता रखा है। बड़ा अच्छा सुंदर एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो कि मनुष्य ने कैसे प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। वो ऐसे मौसम में क्या है जहाँ पर पोलर एरिया प्रचंड पवने है, भारी हिम पड़ रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमारे पोलर जो आपके मेडिटेरियन सी अगर के पास में जितने भी फल फ्रूट है या आप इक्वेटर के पास जितने फल फ्रूट है तो उनका सेवन भी क्या है, हमारे पोलर एरिया के रीजन में क्या है वो कर रहे हैं। तो उसको क्या किया है, उन्होंने दिखाया है कि मानव ने क्या है, प्रकृति को यहाँ पर जैसा मौसम है उसको हरा कर कैसे अपने एरिया में ही कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से क्या है उसको क्या किया है, पराजित किया है और कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उसमें विजय हासिल की है। तो इसके बारे में बता रखा है। फिर तीसरी एक विचारधारा आती है जो कि क्या है, बीच का काम करती है। उसमें जो विचारधारा हमारी रुको और जाओ निश्चयवाद में क्या है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो ग्रिफिथ टेलर थे उन्होंने बोला था कि जो प्रकृति है वो किसी की दास नहीं है और मानो क्या है, संभावनाएं जब प्रकृति देती है तब क्या करते हैं, उनको विकास करना चाहिए। उन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद, जैसे नगरीय क्षेत्रों में जो चौराहा होता है उस पर क्या होती है, यातायात का नियंत्रण करने के लिए क्या है, बत्ती को द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। उसमें लाल बत्ती का मतलब है रुको और पीली बत्ती जो हरी बत्ती होती है उसका मतलब क्या होता है, आप तैयार। पीली बत्ती का मतलब है आप तैयार हो जाओ, हरी बत्ती का मतलब है आप क्या है, चले जाओ। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसमें बोला गया है कि प्रकृति क्या है, हमें क्या करती है, संभावनाएं देती है, हमें रुकने के लिए संदेश देती है, आप रुको और कुछ टाइम के लिए आप तैयार हो जाओ, और फिर संभावनाएं देती है कि आप मुझ में विकास कर सकते हो, अपनी अर्थव्यवस्था में क्या है विकास कर सकते हो। और फिर क्या है, जो संभावनाएं प्रकृति देती है तभी हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। हमें अंधाधुंध रफ्तार से अगर हम विकास करेंगे या बत्ती को क्रॉस करेंगे, बत्ती का मतलब आप वैसे उन्होंने क्या है एग्जाम्पल के थ्रू बोला है, बत्ती का प्रयोग किया है, बेसिकली वो वाली बत्ती नहीं है। उन्होंने बोला है कि जब प्रकृति हमें संभावनाएं देती है तभी क्या है हमें विकास करना चाहिए। अगर हम उसकी संभावनाओं के खिलाफ जाकर विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, और दुर्घटनाग्रस्त होने का मतलब है कि जो विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा चली गई मुक्त चाल जो हम बिना रोके हुए चल रहे हैं उसका परिमाण क्या होगा, हरित ग्रह प्रभाव हो सकते, ओजोन परत
अवश्य हो सकते, भूमंडलीय तापन हो सकते, हिम नदी हो सकती है, मेल्टेशन हो सकती है। जितनी भी जो समस्याएं है पृथ्वी को लेकर या प्रकृति को लेकर वो क्या है उत्पन्न हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, नव निश्चयवाद की विचारधारा को क्या है अपनाना चाहिए कि हमें पहले क्या है जब हम प्रकृति हमें संदेश देगी तभी क्या करना चाहिए, हमें विकास करना चाहिए और उसी सीमित मात्रा में ही क्या है हमें विकास करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं समय के गलियारे से मानव भूगोल। समय के गलियारे से मानव भूगोल का क्या तात्पर्य है कि जो पर्यावरण के अनुकूलन समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न परिस्थितियों के, इसमें हमें क्या पढ़ना है कि समय के गलियारे से मानव भूगोल कैसे आया, स्टार्टिंग से लेकर अब तक मानव भूगोल की कैसे कैसे मानव भूगोल में उदय हुआ, उसी चीज़ के बारे में क्या है हमें इसमें डिस्कस करना है कि पहले क्या हुआ, अन्वेषण हुआ, खोजें हुई, उसके बाद मानव भूगोल कैसी इसकी संकल्पना आई, मानव भूगोल कैसे ज्योग्राफी में आया, उसके बारे में इसमें बता रखा है जो कि हम आगे करेंगे। ठीक है, फिर इसमें भी क्या है, ये हमारी विचारधारा दे रखी है मानव भूगोल के कल्याण, आमूलवादी, व्यवहारवादी, ये विचारधारा है, ये हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। क्षेत्र आपका स्कोप और सब स्कोप क्या क्या है उसके बारे में क्या है इसमें दे रखा है। तो आइए हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं मानव भूगोल का गलियारा। मानव भूगोल का जैसे विकास हुआ, कहाँ से विकास हुआ, क्या समयावधि थी, क्या क्या उपागम आए, क्या क्या अप्रोच आई और कौन कौन से लक्षण थे, कैरेक्टरिस्टिक्स से, जिसके कारण क्या है एक विचारधारा के बाद दूसरी विचारधारा का क्या है उदय हुआ। तो हम बेसिकली पहले देखेंगे मानव भूगोल के जो समयावधि है, कौन कौन से समयावधि दे रखी है, उपनिवेश युग दे रखा है, उसमें जो उपागम आया था, अन्वेषण और विवरण के बारे में आया था, जितनी भी हमारी व्यापारिक रुचियों के लिए खोज हो रही थी उसके बारे में क्या है उसको प्रोत्साहित किया गया था। क्षेत्र का विश्वकोशीय विवरण क्या है, भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन महत्वपूर्ण पक्ष बन गया था। विषय ज्ञान कोश मतलब विषयों के बारे में क्या है जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाया था उस टाइम पर, भूगोल के बारे में क्या है उन्होंने बोला था कि भूगोलवेता क्या है सिर्फ विषयों में जो जितना भी ज्ञान है पृथ्वी के संबंध में या ब्रह्मांड के संबंध में जितना भी ज्ञान है वो क्या बेसिकली कहलाएगा आपका भूगोल कहलाएगा। वो क्या थी अप्रोच थी उस टाइम पर, विचारधारा थी। फिर वही विचारधारा उपनिवेश युग की वही जो विचारधारा है वो क्या आई पारदर्शिक विश्लेषण में आई। पारदर्शिक विश्लेषण में सभी पक्षों के क्या है उसमें क्या किया गया कि जो प्रदेश है उसको क्या है जो प्रदेश क्या होते हैं एक विशेष विशेषताओं को लेकर क्या उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा प्रदेश कहलाता है, रीजन कहलाता है। तो उसी का क्या है एनालाइज करना, उसी के बारे में बताना क्या हमारा कहलाता है पारदर्शिक विश्लेषण। इसमें क्या है कि सभी प्रदेश पूर्ण तथा पृथ्वी के एक भाग होते हैं और इन भागों का पूरी समझ जो है पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता होगी। देखिए अब मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हम कोई एरिया ले लेते हैं, ये हमारा एरिया है, अलग अलग एरिया ले लेते हैं और इनमें क्या है एक विशेष विशेषता क्या है, सब में अपनी एक विशेष विशेषता है और उन विशेष विशेषताओं के आधार पर क्या कर रहे हैं हम इस पूरे रीजन का क्या है इसको एक विशेष विशेषताओं के आधार पर डिवाइड करके और इसका क्या है हम पूरे का अध्ययन कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा पारदर्शिक विश्लेषण कहलाएगा। ऐसे ही क्या है हम इनका करेंगे, ऐसे ही क्या है इनकी विशेषताओं के आधार पर इनका क्या है विश्लेषण करेंगे अलग अलग तत्व लेकर। फिर हमारा जो आएगा अवधि और बीच 1930 का जो हमारा दशक आता है वो क्या है हमारा आता है जिसमें जो विचारधारा या उपागम जो अप्रोच आया वो था क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन का मतलब है कि उसको क्या है क्रमबद्ध रूप में क्या कर देना बांट देना। क्रमबद्ध इसमें देखो ये दोनों आपको अलग अलग
है, लेकिन आप लोगों को अभी ये एक जैसे लगेंगे। मैं आप लोगों को इसको समझाती हूँ अच्छे से कि इसमें क्या बोला गया है। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विश्लेषणता की पहचान करने पर क्या है बल दिया गया। अब इसमें क्या है कि एक प्रदेश, मैंने अभी क्या है एक विशेषताओं के आधार पर क्या है आपको प्रदेश बताया। तो इन्होंने क्या बताया है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से कैसे भिन्न है, उन तत्वों का क्या है इसमें हमें क्या करना है, जिक्र करना है। तो वो हमारा क्या है क्षेत्रीय भूगोल कहलाया कि जितने भी तत्व है एक प्रदेश में उनका क्या है अध्ययन करना क्या कहलाएगा, कि इनमें क्या है क्या भिन्नता है एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश से, उसका अध्ययन करना है। वो हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय विभेदन कहलाएगा। कि एक क्षेत्र में क्या दूसरे देखो क्षेत्रीय मतलब कोई भी एरिया, विभेदन भेद करना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय विभेदन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा आता है 1950 का दशक और 1960 के बीच की जो विचारधारा है या अप्रोच है उसके बारे में बता रखा है। वो हमारी है स्थानिक संगठन। स्थानिक संगठन का मतलब है कि जो भूगोल में जो विचारधारा आई, उन्होंने बोला कि जो भूगोल है वो कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय विधि को प्रयोग के लिए ही विशिष्ट है। कि मतलब जो भूगोल है वो कंप्यूटर पर आधारित होनी चाहिए, सांख्यिकीय विधि पर आधारित होनी चाहिए। भूगोल को एक ऐसा विषय होना चाहिए कि वो क्या है भविष्यवाणी कर सके। स्थानिक संगठन में बेसिकली यही बोला गया था। और जब ये विचारधारा आई थी तो ये बड़ी अपने टाइम पर बहुत ही प्रचलित थी कि जो भूगोल है उसको क्या है कंप्यूटरकृत और सांख्यिकीय विधि के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर क्या है उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और मानव भूगोल की उसमें मानव जो क्रिया है उसमें मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका क्या है मुख्य उद्देश्य था। जितने भी मानवीय क्रियाएं हैं उनका क्या है मानचित्र प्रयोग का जो प्रतिरूप है उसकी पहचान करना ही क्या था उसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब बेसिकली जो इसमें बात हुई थी उसमें बोला गया था कि जो भी कार्य होते हैं आंकड़े इकट्ठा करना, सांख्यिकीय विधि, वो हमारी क्या होनी चाहिए कंप्यूटरकृत होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा था 1970 का दशक आता है। 1970 के दशक में क्या है हमारे मानववादी और अमूलवादी जो है विचारधारा आती है, व्यवहारवादी विचारधारा का उदय होता है। इसी 1970 के दशक में क्या है मानव भूगोल की क्या है नींव पड़ी। उसमें क्या था, ये क्यों हुआ, मानव भूगोल क्यों आया, मानव भूगोल क्या है मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति क्या है, मात्रात्मक क्रांति बेसिकली आपकी है कि जो आपकी कंप्यूटरकृत जो थी, इन्होंने स्थानिक संगठन की विचारधारा या उपागम के बाद लोगों ने कहा कि भूगोल सिर्फ कंप्यूटर आधारित नहीं है, सांख्यिकी आधारित नहीं है। मात्रात्मक क्रांति से क्या थे जो उत्पन्न हुई असंतुष्टियाँ थी, अमानवीय रूप था, उनके चलते 1970 के दशक में ये क्या है नई विचारधारा का क्या है जन्म हुआ था। और उसी में क्या है उन्होंने बोला था कि जो मानव व्यवहार का भूगोल में क्या है मानववादी भी होने चाहिए, अमूलवादी भी होनी चाहिए, और मानवीय व्यवहार जो होता है उसका भी क्या है अध्ययन करना चाहिए। और ये जितने भी कार्य ये कंप्यूटर द्वारा या आंकड़ों द्वारा नहीं किए जा सकते। तो भूगोल में क्या है हमें इन चीज़ों का भी क्या है जिक्र करना चाहिए, लेकिन ये क्या है आंकड़ों पर आधारित नहीं होते। तो बेसिकली ये विचारधारा आई थी। फिर आई 1990 के दशक में विचारधारा आई, वो हमारी भारत में भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की क्या है इसमें विचारधारा आई। तो उत्तर आधुनिकतावाद की जो विचारधारा अभी तक चलती आ रही है भूगोल में, दोनों को इंक्लूड करके सामान्यीकरण और मानवीय दिशाओं की व्याख्या वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता के प्रश्न उठने लगे। और स्थानिक संदर्भ में क्या है समझ के महत्व पर क्या है इसमें जोर दिया जाने लग गया। जो आज का भूगोल है उसमें क्या है इसी को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो है हमने बात किया था मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र की। तो ये हमारे क्या है स्कोप आ जाते हैं कि क्या क्या स्कोप होते हैं।
भूगोल के जो क्षेत्र है वो सामाजिक विज्ञान से कैसे क्या है संबंध रखते हैं। तो मानव भूगोल जो है हमारा जो संबंध रखता है उसका क्षेत्र है वो हमारा सामाजिक विज्ञान आ जाता है। नगरीय भूगोल मानव से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हो वो क्या है इसके अंदर आएगी। राजनीतिक भूगोल हो जाता है। जनसंख्या भूगोल, ये स्कोप बेसिकली क्या है जो हमारा सिलेबस है, मैंने जो आप लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो में वही क्या है इसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या है आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, जितनी भी मानव संबंधित क्रियाएं होती है उसका क्या है अध्ययन किया जाता है। पहले हम देख लेते हैं सामाजिक भूगोल में क्या है। उसमें व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल क्या है हमारे सामाजिक भूगोल के क्या है उप क्षेत्र है। और उसका क्या है सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है वो बताया गया है। तो आप लोगों को पता है कि सामाजिक विज्ञान क्या है, समाजशास्त्र का है। व्यवहारवादी भूगोल की अगर बात करें तो वो मानव विज्ञान का विषय हो जाता है। सामाजिक कल्याण का भूगोल की बात करें तो कल्याण अर्थव्यवस्था हो जाती है। अवकाश समाजशास्त्र, सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक हो जाता है। लिंग की बात करते तो महिला अध्ययन, मानव विज्ञान और समाजशास्त्र की इसमें सोशोलॉजी की बात हो जाती है। ऐतिहासिक की अगर बात करें ऐतिहासिक भूगोल की तो इतिहास की बात हो जाती है। ये क्या है सामाजिक विज्ञान में जितने भी हमारे विषय होते हैं उनका क्या है उनसे कैसे संबंध रखता है उसके बारे में बेसिकली बताया गया है। और इन सब का आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा। नगरीय भूगोल की बात कर लेते हैं तो इसमें नगर का अध्ययन और नियोजन आ जाता है। राजनीतिक भूगोल की बात कर लेते हैं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल के इसके अंदर आते हैं। जनसंख्या भूगोल, जनांकीय नगरीय नियोजन आ जाता है। और आपका आर्थिक भूगोल, जितने भी हमारे संसाधन, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, जितने भी क्या है स्कोप, इन जो स्कोप मतलब क्या स्कोप होता है किसी भी चीज़ का, क्या स्कोप होता है तो मानव भूगोल का क्या है ये हमारा स्कोप होता है। ये जितने भी हमारे विषय है ये क्या है मानव भूगोल के विषय हो जाते हैं। ये क्या है मानव भूगोल के क्या है विषय होते हैं बेसिकली। और क्या है ये इनके क्या है उपक्षेत्र है। उपक्षेत्र का मतलब क्या है, इनमें क्या है क्या क्या पढ़ना होता है, ये इसके क्या है स्कोप हो जाते हैं। और ये क्या हो जाते हैं इसके सब पार्ट्स, आप लोग बोल सकते हो सब स्कोप बोल सकते हो। और उनका किस साइंस से, सोशल साइंस से कैसे इंटर रिलेशन होता है तो वो हमारा ये यहाँ पर दे रखा है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही हंसते रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए।